शिक्षक, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 11 अक्टूबर 2026 को, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो कि लेने वाला है कौन? CGSSB, मतलब छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल, है ना। तो उसका जो अपना बात है वो क्या है? आज हम लोग 7 पॉइंट मास्टर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग को ये जो एग्जाम का अप्रोच है, अभी अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास टाइम कितना बचा हुआ है, मान लेते हैं कि 70 दिन 72 दिन करीब हमारे पास टाइम बचा हुआ है ना। इस 70-72 दिन में अभी सिलेबस भी पूरा का पूरा बदल चुका है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का सिलेक्शन का गारंटी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा कोई और चांसेस है नहीं, है ना। तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? हम लोग यही 7 पॉइंट मास्टर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इन हर स्टेप्स को फॉलो करने से अपना क्या होगा, बेहतर प्रिपरेशन हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो देखते हैं कैसे कैसे करना है। अभी क्या हुआ है, एग्जाम की वजह से ये जो पैटर्न था, जो अप्रोच था, वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। पहले हम लोग कौन से अप्रोच से चलते थे? स्ट्रेस्ड एग्जामिनी के हिसाब से। अभी हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? एक प्रोफेशनल टीचर का। कैसे? हम लोग को पहले लगता था कि सिर्फ एक एग्जाम देना है, टीचर बन जाना है, शिक्षक भर्ती का पेपर है, शिक्षा कर्मी के जैसे हम लोग को काम करना है। तो हमारा मोटिव बस यही रहता था कि जैसे तैसे करके हम लोग एग्जाम को निकाल ले। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक प्रोफेशनल टीचर की तरह बनना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो अब सिंपल नहीं रहा है। वजह क्या है कि सिलेबस में ऐसे ऐसे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं जो कि डायरेक्टली आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं कि आपको पढ़ना कहां से है और कहां से क्या करना है, आपको छोड़ना है। क्लियर है? तो हम लोग क्या देखेंगे अब यहाँ पे? फैक्ट्स को मेमोराइज करना छोड़ के हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे। एजुकेट करना है हम लोग को किसको? एक क्लासरूम को, एक बच्चे को, उस बच्चे को जिसको शायद कुछ भी नहीं पता रहा होगा, उसको हम लोग को पूरा एक मान के चलते हैं कि एक लर्नर से, लर्नर मतलब वो जो सीखने वाला है, उससे हम लोग को क्या बनाना है? उसको अचीवर, जो कि एक सक्सेस अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? अगला क्या है? हम लोग को गाइड करना है क्वेश्चन को, ना कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, आई कैन टीच दिस कॉन्सेप्ट टू अ क्लास 5 स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि एक कॉमन स्टूडेंट को ना पढ़ा के अगर हम लोग एक स्पेसिफिक स्टूडेंट पे फोकस करेंगे, तो हम लोग को कैसे इसको अप्रोच करना है, इसके बारे में भी हम लोग को सीखना पड़ेगा। ठीक है? इसके अलावा और क्या है? सिलेबस को कैसे अप्रोच करना है हम लोग को? रीड एवरी बुक कवर टू कवर। क्या ये जरूरी है अभी? अब आप कितना भी बुक पढ़ लो, आपके लिए वो लिमिटेड नहीं है। आपका अब यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच ही काम करेगा। इसलिए हम लोग को इस ऑफिशियल ब्लूप्रिंट को पहले क्या करना पड़ेगा? डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है? ये डिकोडिंग कैसे होगी? हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। जैसे कि मान लेते हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज का जो पहले सिलेबस था और अभी के सिलेबस में क्या चेंजेस है, उनको पकड़ना है। जैसे कि पहले एनवायरमेंटल स्टडीज में सिर्फ इकोसिस्टम, मान लेते हैं एल्गल ब्लूम्स, बायोमैग्निफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, बायो रेमेडिएशन, इन सब चीजों के बारे में अगर बात हो रहा होगा। इस बारी जो आपका 9th यूनिट है, यूनिट 9 जो है किसका? एनवायरमेंटल स्टडीज का, वो डला हुआ है छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोक संगीत, परंपराएं, तीज त्योहार। तो ये भी कहीं ना कहीं एक एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट का मतलब ही होता है पर्यावरण, है ना। आपके चारों ओर जो आवरण है वही आपका क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा उस इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। इसी वजह से ये 9th यूनिट में डाला गया है एज अ टॉपिक। क्लियर है? समझ में आ रही है? सारा का सारा चीज को डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है? समझ में आएगा? अब हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा ये डिकोडिंग, किस जगह पे हम लोग को फोकस करना है, किस जगह पे फोकस नहीं करना है। 100 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन है, जो कि पहले होता था कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का जो 150 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था आप लोगों का, सॉरी 100 मार्क्स का अभी हो रहा है, पहले होता था 150 मार्क्स का। तो जो 150 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो आप लोग को पता है ना, कि सीडीपी उसमें 30 नंबर का पूछा जाता था। अब उसका वेटेज घटा के कितना कर दिया गया है? सीधा का सीधा 15, जस्ट हाफ। आप लोग को भी पता है कि जब जीएस पूछा जाता था उसका वेटेज कम रखा जाता था, लेकिन इस बारी जब सिलेबस को चेंज किया गया तो चेंज कैसे हुआ है
उसका वेटेज एकदम ऊपर से बढ़ा के अपने पास कितना रख दिया गया, 15। ऐसे ही कंप्यूटर का वेटेज पहले के कंपैरिजन में कम हुआ है, लेकिन ये उम्मीद ही थी कि अप्रोक्सीमेटली इसी कवरेज पे आसपास रहेगा, तो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, सवाल अभी भी वही है जो कि बेसिक कॉमन सिलेबस है, उसी के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा, है ना। तो इस पे ज्यादा कुछ समस्या है नहीं अपने को जो मेजर समस्या होगी वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, जो कि होता है सामान्य मानसिक अध्ययन, है ना। आपकी जो योग्यता है उसको पहचानी जाएगी, जिसको आप लोग एक और नाम से जानते हैं, रीजनिंग के नाम से। उसका वेटेज बढ़ के कितना हो गया अभी, इंडिविजुअली अगर बोला जाए तो, अगर उसको स्पेसिफिकली बोला जाए तो मार्क्स है उसका 15 नंबर। क्लियर है बात। अगर 15 नंबर है मतलब आपको ये करना मस्ट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपने व्यापम के किसी भी एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को अगर छोड़ा, इसका मतलब आप रेस से पहले ही बाहर हैं, क्योंकि ये सेक्शन कोई भी नहीं छोड़ता है। क्लियर है। अभी जो कूट वाले सवाल आ रहे हैं उसके हिसाब से हिंदी भी जो है वो भी आप लोग का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब आपको सिर्फ एग्जाम्पल पे ना जाके आपको उसका हर एक डेफिनेशन, उसका हर एक एग्जाम्पल, उसके हर एक अपवाद को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्लियर है, याद रहेगा। ऐसे ही इंग्लिश में अब क्या होगा, यहां पर भी कोर्स दिखेंगे आपको, असर्शन रीजनिंग दिखेंगे। तो सारी चीजों के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसका हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी वीडियो हम लोग अपने जो न्यू एकेडमी की टीम है, हर एक स्पेसिफिक टीचर जितने भी है हमारे, जो अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा हम लोग क्या कराएंगे, इसको डिकोड करा रहे हैं, जिसका वीडियो आप लोग को जल्द ही देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बात। क्या क्या हो गई, जनरल मेंटल एबिलिटी को आप नहीं छोड़ सकते, वैसे ही मैथमेटिक्स को आप नहीं छोड़ सकते। हिंदी में जो कमांड करेगा वो यहाँ पे गेम चेंजर बनेगा। इंग्लिश सबका कहीं ना कहीं सिमिलर ही रहेगा मार्क्स, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात होने वाली नहीं है। एक और जो है इस एग्जाम का जो गेम चेंजर है, क्योंकि 2 ही महीने बचे हैं और जिन लोग भी सहायक शिक्षक का एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे थे, उनके लिए जो सबसे बड़ा दिक्कत था वो था अपना जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जो है वो सबके सब इग्नोर करके चले थे, लेकिन यहां पे अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात। इग्नोर क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो सेक्शन है सीधा का सीधा आपका 15% वेटेज रखता है इस एग्जामिनेशन में। और जब कोई चीज 15% का वेटेज रखता है, इसका वैल्यू आपको तब समझ में आता है जब आप एडीओ का एग्जाम देते हैं। और एडीओ के एग्जाम में जो 15% का वेटेज लेके आगे निकल जाते हैं, तब समझ में आता है कि वो 15 नंबर या 15% कितना वैल्यू रखता है। क्लियर है, समझ में आया, सारी चीज क्लियर है क्या यहां तक। एक चीज और बचा है, एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसको मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया है। पहले जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात होता था, अब यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रहा है, पूरा का पूरा पर्यावरण। मतलब आपके आसपास जितने भी चीजें हैं वो सारे के सारी अब कवर की जाएंगी किसके ऊपर में, पर्यावरण के ऊपर में। क्लियर है, याद रहेगा। ये डिकोडिंग एक एक करके एक एक सब्जेक्ट को हमारे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जो हमारे टीचर्स हैं, वो सारे आएंगे आपके सामने, डील करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे डिकोड किया जाएगा, कैसे उससे सवाल बनेंगे, क्या पूछा गया है और आगे क्या पूछा जाएगा। ये सारा चीज आप लोग को देखने को मिलेगा उस डिकोडिंग की क्लास में। ठीक है, तो आप ये डिकोडिंग वाला जो क्लास है उसको मिस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, पक्का। ठीक है, चलो अगला देखते हैं कि अब हम लोग अपने एफर्ट को कैसे एलोकेट करें। जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा प्राथमिकता, जो कम इंपॉर्टेंस है उसको कम प्राथमिकता। ये बटेगा कैसे, 60:30:10 के रेशियो पे। ठीक है, 10 का रेशियो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। हम लोग को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है ही नहीं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 60 दिन बचा रहेगा, है ना, तो उसमें से सिर्फ 6 दिन हमको देना है किसमें, कंप्यूटर एजुकेशन पे। 6 दिन नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर देना रहेगा तो मिनिमम मैक्सिमम आप कितना समय दे सकते हो, 6 दिन का, अगर 60 दिन के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं तो। क्लियर है। वैसे ही 30% जो टाइम और एफर्ट है वो किस में जाएगा, जिनका वेटेज करीब करीब क्या है, बराबर है, और जिनका न बहुत ज्यादा है न बहुत कम है, जैसे कि इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी और ईवीएस। मेंटल एबिलिटीज ऐसा है सेक्शन है जहां पे अगर आपका दिमाग काम कर गया तो आप उसको टिक कर सकते हैं, अगर आपका दिमाग काम नहीं किया तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है।
ईवीएस 10 नंबर का पूछने वाला है, बहुत बड़ा लोड नहीं है। 10 नंबर का सेक्शन किसका रहेगा? इंग्लिश का। क्लियर है? कितने मार्क्स देंगे हम लोग को? ये 10 और ये 15, टोटल मिला के 35 मार्क्स। क्लियर है? तो 35 मार्क्स के लिए क्या हम लोग 30% अपना टाइम दे नहीं सकते हैं क्या? दे सकते हैं, बिल्कुल देंगे। कितना दिन देंगे? करीब करीब 20 दिन हम लोग सिर्फ लगाएंगे किस पे? इन 3 सब्जेक्ट पे। ठीक है? इजी टू स्कोर होगा, जिनको दिमाग चल गया वो लोग बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है? याद रहेगा सबको? ठीक है, चलो अब सबसे ज्यादा जो टाइम और एफर्ट लगाना है वो उस सेक्शन पे लगाना है जिसका वेटेज जो है वो हाईएस्ट है, और जहां पे सबको जोर लगाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाएंगे तो आपके चांसेस बेहतर हो जाएंगे बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। क्लियर है? कैसे होगा ये? मैथमेटिक्स 15 पे 15 मारने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे, और मैथ्स को अगर आप डिकोड कर लिए, उसके पैटर्न को समझ गए, है ना, तो आप लोग को क्या हो जाएगा? 15 में 15 आना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये डिकोडिंग का क्लास देखेंगे मैथ्स का। ठीक, अगला रहेगा सीडीपी। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आप एज अ एग्जामिनर ना सोच के एज अ टीचर सोचोगे तो आपका चांसेस ज्यादा है कि आप सवालों को सही कर सको। ठीक है, क्योंकि व्यापम जो है किसी साइकोलॉजिस्ट से ना पूछ के वो पूछना चाहता है जवाबों को एक टीचर से कि आप किसी सिचुएशन में अगर फंसे हैं, अगर आपको कोई सा सिचुएशन रखा गया है आपके सामने, तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा सीडीपी का क्लास आपका चलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इस सीडीपी के क्लास को मास्टर करना है एज अ टीचर, ना कि एज अ साइकोलॉजिस्ट। क्लियर है? याद रहेगा? डन है? चलो आगे देखते हैं हिंदी। हिंदी का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कुछ भी रहे, अगर उसमें एग्जाम्पल अपवाद में आए हुए हैं, आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। रिसेंट पैटर्न को अगर आप देखोगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि वो पैटर्न जो बने हुए हैं कहीं ना कहीं वो आपको ट्रैप करना चाहता है जो एग्जामिनर है। क्लियर है? अगर हम लोग को एग्जामिनर से ही लड़ना है तो हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है। जैसा कि आप लोग चेस प्लेयर हैं, अगर आप में से कोई सा चेस प्लेयर होगा, उसको यह पता है कि आगे वाला जो मेरा अपोनेंट है वो क्या चाल चलने वाला है, तभी आप उससे जीत सकते हैं। अगर आपको उसकी सामने की चाल नहीं पता रहेगी तो आपका जीतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा? तो क्या करना है अपने को? उस एग्जामिनर को समझना है। वो समझ कैसे आएगी? प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन से। मैंने आप लोग को एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें एग्जामिनर कुछ ना कुछ क्लू छोड़ता है। इसी पे हमारा शॉर्ट्स भी बना हुआ था, जैसे पांडु वंश को लेके, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप को लेके, कि कैसे उसमें से सवाल बने हुए थे। ठीक है, तो अगर आप उस क्लू को समझ जाते हैं तो आपका ये जो सारा पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। डन है? समझ में आ रहा है? जनरल नॉलेज के लिए मैं यहां पे हूं ही। हमको पता है कि इसको कहां से क्वेश्चन उठाना है, कैसे उठाना है, कब उठाना है और कैसे पूछना है, ये हम आपको बता देंगे। ये डिकोडिंग का क्लास भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी स्ट्रेटेजी के वीडियो बनाए हुए हैं उसमें आपने ये अप्रोच देख लिया होगा कि सवाल पूछेगा तो वो पीवाईक्यू से ही, लेकिन वो पीवाईक्यू से सवाल पूछेगा कैसे, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी टीम न्यू एकेडमी की। क्लियर है? तो हमारे साथ बने रहिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला साइड देखते हैं। इसमें क्या है? अपने को पेडागॉजी इज द हिडन स्कोरिंग एज। क्यों? क्योंकि आपको सोचना किस हिसाब से है? एज अ टीचर, ना कि एज अ क्या? साइकोलॉजिस्ट। क्लियर है? याद रहेगा? एक सेकेंड ना। चलो देखते हैं अब हम लोग को क्या सीखना है। चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं, हाउ चिल्ड्रन लर्न। इसके अलावा क्लासरूम प्रैक्टिस और इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे समझ में आएगा हम लोग को। सिचुएशन टाइप के क्वेश्चंस को जितना ज्यादा हम लोग देखते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा कमांड क्या हो जाएगा? बेहतर होते जाएगा। किस सेक्शन पे? एटलीस्ट सीडीपी में। ठीक है, याद रहेगा। एक चीज और, इससे पहले जो सिलेबस था वो क्या था? एनालिटिकल था क्या या फिर थ्योरेटिकल था? मुझे लगता है कि पहले का जो क्वेश्चन आता था, मान लेते हैं कि मैथ्स का या रीजनिंग का, वो डायरेक्टली आते थे। ऐसा नहीं था कि उसमें आपको थ्योरी को पूछा जाए। लेकिन आप लोगों ने जब मैथ्स का 3 यूनिट सामने का देखा होगा
तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जनरल सिलेबस तो नहीं है। जनरल सिलेबस किस लिए नहीं है अगर बोला जाए तो वजह यह है कि उसमें पूछा गया है जो योगदान दिया गया है, जो योगदान दिया गया है अलग अलग महानुभावों के द्वारा, फिलोसफर्स के द्वारा, जिनकी थ्योरी ही आगे चल के क्या बनी, मैथ्स के लिए एक रीढ़ बनी। क्लियर है, याद रहेगा। तो ये सारी चीजें जो योगदान है इसको कहां से पढ़ना है, इसका भी सोर्स हम ही बताएंगे। कहां पे, यहां न्यू एकेडमी के टीम के साथ। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला क्या है, ईवीएस को आप नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों, पूछा क्या जा रहा है अब, ना कि सिर्फ थ्योरी बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसमें अब आपका जो एनवायरमेंट है वो जुड़ के आएगा आपके छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति के साथ में। क्लियर है, याद रहेगा। इसका कनेक्शन बैठाना है, वो कनेक्शन बैठेगा कैसे, जब आप लोग मिलेंगे किसी एक्सपर्ट से जिसको ये पता है कि मेंस कैसे लिखना है या फिर ऐसे कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। क्लियर है, याद रहेगा, डन है। ठीक, अगला है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मैंने आपको बता दिया, योगदान वगैरह पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज आप हम पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टीम है, हर एक जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो सारे के सारे स्पेशलिस्ट है अपने कोर सब्जेक्ट को लेके। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ें। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में आपको बता दिया, उस सिचुएशन को समझना है, उनको कुछ कराना है, बच्चे को ही सिखाना है, क्योंकि आप लोग बनने क्या वाले हैं, असिस्टेंट टीचर। असिस्टेंट टीचर कौन से क्लास को कवर करेगा बताइए, 1 से 5 के। क्लियर है, याद रहेगा। तो 1 से 5 को मतलब आपको उस बच्चे को पकड़ना है जो अभी सीख रहा है फ्रॉम द स्क्रैच। क्लियर है। एक जॉन लॉक का एक स्टेटमेंट है, मेरे को याद आता है कि माइंड इज अ टेबुला रासा एट द टाइम ऑफ बर्थ। सुना है क्या ये? इसका मतलब होता है कि बच्चे का ब्रेन जो होता है वो बचपन में एक ब्लैंक बोर्ड की तरह होता है, जिसमें आप जितने ज्यादा चित्रकारी करते जाएंगे, जितनी सारी बातें आप उस पर लिखते जाएंगे, वो उतना ज्यादा सीखते जाएगा। तो जिस सेक्शन को आपको पढ़ाना है वो किस काम का है, उसमें क्या काम करना है आपको अगर बोला जाए तो, उस बच्चे को उस ब्लैंक बोर्ड में पूरा का पूरा मैप, पिक्चर, एटीट्यूड, बिहेवियर, लर्निंग, मेमोरी, सारी चीजें आपको क्या करनी है, उसमें ऐड करनी है। क्लियर है। तो आपका जो काम है वो इतना भी सिंपल नहीं होने वाला है कि आप लोग क्या करेंगे कि बस उसको पढ़ा दिए और काम खत्म हो गया। नहीं, आपको उनको हर चीज को सिखाना पड़ेगा। और वो सिखाएंगे कैसे आप, असेसमेंट के थ्रू। आप उनको समझेंगे, उनके बारे में और थोड़ा जानेंगे और उनसे उनका ही पहचान कराएंगे कि आप रियल में क्या है। यही आपका काम होगा एज अ टीचर। क्लियर है, याद रहेगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है कि हम लोग को अब क्या करना है। तो हम लोगों ने इसके लिए 3 फेज कंस्ट्रक्शन साइकिल बनाया है एग्जाम रेडीनेस के लिए। उस कंस्ट्रक्शन साइकिल कैसा है मैं आप लोग को बता देता हूं। ज्यादा समय बचा नहीं है आप लोग के पास, लेकिन अगर आपका नींव अच्छा नहीं रहेगा, अगर आपके पास जो आपकी फाउंडेशन है, आपकी जो नींव है वो अच्छी नहीं रहेगी, तो आप बेहतर कमांड नहीं कर सकते हैं इस पूरे के पूरे सिलेबस में। तो आपको जो मोस्ट ऑफ द टाइम है दैट इज 30 डेज, वो आपको किस पे डाल के रखना है, दैट वुड बी द फाउंडेशन। इस नींव पे हम लोग को सिलेबस को खत्म करना है। इस सिलेबस को खत्म करते करते अपना शॉर्ट नोट्स भी रेडी करना है, क्योंकि आप लोग पूरा का पूरा कॉपी को लास्ट में नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए अगर आपको रिवीजन करना है एट लास्ट, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपका खुद का हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स। क्लियर है, याद रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलो देखते हैं इसके बाद। फोकस प्योरली ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है हम लोग को, हर एक चीजों को एनालाइज करना है, उसको एग्जामिन करना है, उसका विश्लेषण करना है, उसका तर्क संगत क्या करना है, हम लोग को तैयारी करनी है। क्लियर है, जो कि कहां पे करेंगे हम लोग, इस शुरू के 30 दिन के फील्ड पे। क्लियर है, याद रहेगा। इसको खत्म करके हम लोग जाएंगे दूसरे फेज में, जो कि रहेगा प्रैक्टिस, जिसको आप लोग एक और नाम से जानते हैं, मॉक टेस्ट के नाम से। ठीक है, आप यहां से भी मॉक टेस्ट देना चालू कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अपने आप को जज नहीं करेंगे कि हम लोग का प्रिपरेशन कितना बेहतर है या कितना बेहतर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप अपना नींव को स्ट्रांग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका टेस्ट में मार्क्स नहीं आए,
लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो टेस्ट में परफॉर्म नहीं करेगा वो असिस्टेंट टीचर नहीं बन सकता है। ऐसा कोई सा सिचुएशन बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने जो सीखा है उसका अर्थ यह है कि जो टेस्ट सीरीज है वो एक मीन है ना कि एंड। समझ में आ रहा है? एक साधन है ना कि एक साध्य। ठीक है, तो अगर किसी साध्य तक पहुंचना है तो वो साधन बार बार रुकेगा। हो सकता है कि कभी पंक्चर हो, कभी पेट्रोल खत्म हो जाए, और कभी कुछ ऐसा हो कि इंजन गर्म हो गया और गाड़ी चल ही ना पा रहा हो, है ना। लेकिन अंत में हम लोग को पहुंचना कहां पे है? वो पहुंचना है हम लोग को ऐसे जगह पे जहां पे क्या होगा कि हमारा जो गाड़ी है वो अल्टीमेटली पहुंचे कहां? एक असिस्टेंट टीचर के पोस्ट तक। क्लियर है? याद रहेगा सबको? ठीक है, अब क्या क्या होगा? सेकेंड फेज पे प्रैक्टिस करनी है। क्या क्या करना है? पीवाईक्यू, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि पीवाईक्यू इज द की टू सक्सेस, है ना। सबको पता है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं, किसी को नहीं पता है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। इसका हमने बेस्ट एग्जांपल अभी आपके सामने दे दिया था, जब हम लोगों ने 2024 से 2026 तक एग्जाम हुए, जो पेपर थे उससे एसआई के लिए आपका पेपर बनाया था, है ना। इससे प्रैक्टिस हुई आपकी, जिसमें आपको यह समझ में आया कि पीवाईक्यू से जब सवाल नए बनेंगे फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि वो पीवाईक्यू से सवाल बना हुआ है। इसीलिए आपका काम आता है ये प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप सवालों को देखेंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी होगा कि जो सवाल है वो बनते कैसे हैं। क्लियर है? याद रहेगा? तो पीवाईक्यू को नहीं छोड़ना है, हम लोग को डेली क्या करना है? एमसीक्यूज को सॉल्व करना है डेली बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि आज किए और आज का कल का पोस्टपोन कर दिया कि नहीं भैया कल रात को कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्या करना है हम लोग को? डेली बेसिस पे हमको क्या करना है? अपने एमसीक्यू को सॉल्व करना है। क्लियर है? याद रहेगा? अगला क्या होगा? वीकली सेक्शनल टेस्ट, अपने खुद के बनाए हुए क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन फ्रेम करना तो सीख लिया होगा जब आप फाउंडेशन पे लगातार सवालों को देखते रहेंगे तो। क्लियर है? याद रहेगा? खुद के बनाए सेक्शनल टेस्ट दो। आप जो भी क्लास का आपको मन कर रहा है आप टेस्ट सीरीज परचेस कर लो, उसका टेस्ट दो और उस टेस्ट में अपने आप को इंप्रूव करने का कोशिश करो, ना कि अपने आप को डीमोटिवेट करने का। क्लियर है? याद रहेगा? अगला क्या है? हाँ, एक्टिवली इंप्रूव वीक टॉपिक्स। जो टॉपिक्स है जो आपको लग रहा है कि आपके लिए वीक है, लेकिन यहां पे भी आप लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक है जो पूछा जा रहा है उसी को ही स्ट्रॉन्ग करना है। अननेसेसरी कोई टॉपिक जो पूछा ही नहीं जा रहा उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग करने गए तो आपके साथ में क्या हो जाएगा प्रॉब्लम? अननेसेसरी अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग का मतलब बेवजह की बेफिजूल चीजों पे अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते गए तो ना आप यहां के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। क्लियर है? तो क्या करना है हम लोग को? नेसेसरी एंड जरूरी वाली चीजों को ही क्या करना है हमको? प्रिपेयर करना है, उन्हीं टॉपिक्स को क्या करना है? और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग कहां जाएंगे? परफॉर्मेंस लास्ट 20 डेज, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि सितंबर 21 से लेके जो अक्टूबर 10 तक है, हम लोग को इतना टेस्ट लगाना है जितना हो सके। जितना गूदा रहेगा उतना ज्यादा टेस्ट लगाओ। ठीक है? ये नहीं सोचना है कि टेस्ट में कम नंबर आएंगे कि ज्यादा आएंगे, बस लगाते जाओ टेस्ट को, क्योंकि एक बार अगर हैबिट बन गया टेस्ट देने का तो एग्जाम सेंटर का प्रेशर जो है वो कभी फील नहीं होगा। और ट्राई कीजिए कि कभी भी टेस्ट दे रहे हैं तो ऑफलाइन सेंटर पे जाके देना है, ना कि घर पे बैठे मोबाइल पे। ठीक है? वजह यह है कि अगर आपको खुद को प्रिपेयर करना है तो आपको उस माहौल को समझना पड़ेगा जहां पे सबका पेन चल रहा होगा और आप स्टक कर रहे होंगे। अगर इस फेज में, इस परफॉर्मेंस फेज पे अगर आप स्टक नहीं करें तो मान के चलिए कि आपका प्रिपरेशन बेहतर हो रहा है, जो कि आपको काम आएगा कहां पे? रियल एग्जाम सेंटर एनवायरनमेंट पे। क्लियर है? याद रहेगा? क्या क्या करना है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टाइम को मैनेजमेंट, रैपिड रिवीजन, मिस्टेक को एनालाइज करना है, इसके अलावा कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है। क्लियर है? याद रहेगा? स्ट्रेटेजी क्लियर है अभी तक? अगला चले, नेक्स्ट स्लाइड है, कैसे हम लोग को डेली सक्सेस रूटीन को अपना फॉलो करना है, किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, किस चीजों को छोड़ना है, ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। डेली बेसिस में आप अगर डेली पढ़ना चाहते हैं तो डेली, अगर आप हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो ये रूटीन होगा, अदरवाइज आप अपना टाइम स्लॉट डिवाइड कर लेंगे अपने प्रायोरिटी के हिसाब से। मैं आप लोग को यहाँ पे डेली रूटीन डेली सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूं। क्यों?
क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मेरा ये सिलेबस बाद में छूट जाएगा, वो सिलेबस बाद में छूट जाएगा, तो सब के सब पढ़ना चाहेंगे ना। तो मुझे लगता है कि ये एक जो पर्टिकुलर रूटीन है वो आपके काम आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है मैं बता देता हूं। 90 मिनट दैट इज 1.5 घंटा किस पे देना है, या तो आप मैथमेटिक्स पढ़ें जहां पे आपका दिमाग खुलेगा, या तो उसके ऑल्टरनेटिव में सीडीपी पढ़ें क्योंकि इसमें भी आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो ये दोनों आप ऑल्टरनेटिव वे में चला सकते हो, दोनों का वेटेज इक्वल है 15-15 मार्क्स का। तो आपको कभी मन कर रहा है मैथ्स पढ़ लिए, कभी मन कर रहा है तो सीडीपी पढ़ लिए, लेकिन इन दोनों को आप कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा 60 मिनट हिंदी को, क्यों? क्योंकि इसमें अब पूछे जा रहे हैं डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस जो है वो जल्दी से याद होंगे नहीं, क्योंकि कभी पूछ दिया सघोष और अघोष तो मुंह सूख जाएगा, कभी पूछ दिया अल्प प्राण और महाप्राण तो भी मुंह सूख जाएगा, कभी पूछ दिया गया कि ये लोग क्या बोलना चाहिए, व्यंजन के अलग अलग जो प्रकार होते हैं, है ना, द्विगुण व्यंजन, अगुण व्यंजन, सगुण व्यंजन, जो भी होते हैं वो आप लोग समझेंगे, है ना। उसको अगर पूछ दिया और आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो आप लोग यहां पे क्या कर जाएंगे, स्टक कर जाएंगे। क्लियर है, तो डेली बेसिस में 1 घंटा दीजिए किसको, हिंदी वाले सेक्शन को। क्लियर है, अगला 1 घंटा और किसको देना है, जनरल नॉलेज को, डेली बेसिस पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो। अदरवाइज सिलेबस इतना वास्ट है कि ये तो 2 महीने में ना खत्म हो, तो इसको भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। कैसे प्रायोरिटाइज होगा, केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। जो चीजें पूछ रही है उसको और बेहतर पढ़ो, जो चीज नहीं पूछ रहा है उसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कभी नहीं पूछा है वो तो पढ़ना ही नहीं है, और जो पूछा हुआ है नियर फ्यूचर में, मान लेते 2020 के बाद, 2017 के बाद, 2015 के बाद या 2012 के बाद, जहां से आपको करना है, अगर आपको दिख रहा है कि लगातार इस टॉपिक से अगर सवाल आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, एनवायरमेंटल स्टडीज, इसमें एक सवाल जो है वो लगातार पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा, वो है यूट्रोफिकेशन। नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूट्रोफिकेशन। इसके साथ में यूट्रोफिकेशन नहीं सुना है, एक ऐसा कंडीशन जहां पे वाटर बॉडी में हम लोग जितना ज्यादा मिनरल डालेंगे, मिनरल समझते हैं आप लोग, जितना ज्यादा मिनरल डलेगा पानी में उसमें उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट का क्या होगा, एडवांसमेंट होगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट जब बढ़ने लगता है तो एक कंडीशन आप लोगों ने सुना होगा जिसको बोला जाता है क्या, एल्गल ब्लूम। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन डायरेक्टली पूछा जाता है कि एल्गल ब्लूम का जो वजह है, जो उसका फिनोमिनन है उससे रिलेटेड, वो कौन सा है, दैट वुड बी यूट्रोफिकेशन। ऐसे ही आप लोगों ने अभी रिसेंट में कुछ सवाल देखा होगा बायो मैग्निफिकेशन को लेके और बायो एक्युमुलेशन को लेके, है ना। ऐसा ही मिलता जुलता सवाल एक और है, वो है बायो रेमेडिएशन। अब इसको कैसे करना है, इन सब चीजों को हम आपके क्लास में बताएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ठीक है, याद रहेगा, डन है। अगला क्या है, ईवीएस इंग्लिश, सबका टाइम बटा हुआ है 45 मिनट 45 मिनट। वजह क्या है, इंग्लिश या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, पूछा ही बस वही जाता है। अब लेकिन एक चीज और है, इंग्लिश में अब जो है पेडागॉगिकल अपने पास सिलेबस है, मतलब अब जो इंग्लिश है वो सिंपल नहीं होने वाली है, ये रिलेट किया गया है किससे, पेडागॉजी से। क्लियर है, तो आपको मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, ना कि सिंपल ग्रामेटिकल वे में। क्लियर है, याद रहेगा। ईवीएस 45 मिनट, कंप्यूटर एंड मेंटल एबिलिटी 30 मिनट। मैं आप लोग को क्लियरली बता दूं तो ये आप कितना भी कर लो, अगर दिमाग क्लिक नहीं करेगा तो नहीं बन पाएगा। इसलिए इतना प्रिपेयर रहना कि मेंटल एबिलिटी दैट इज रीजनिंग का अगर सवाल बन गया तो बन गया, और नहीं बना तो उस पर एकदम ज्यादा लोड नहीं लेना है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, वो देखते साथ आपको समझ में आ जाएगा कि ये सवाल बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर है, एमसीक्यू डेली लगाना है, पीवाईक्यू डेली लगाना है, रिवीजन डेली करना है। ये रिवीजन डेली कैसे होगा, एमसीक्यू कैसे डेली लगेगा, पीवाईक्यू कैसे डेली लगेगा, ये सारा हम आपको सिखाएंगे। कैसे, न्यू एकेडमी के ऑनलाइन ऐप के थ्रू, न्यू एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर के थ्रू, न्यू एकेडमी के टेस्ट सीरीज के थ्रू, हम सारी चीजें आप लोग को सुव्यवस्थित तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा अगला स्लाइड है कि हम लोग को
सवालों को कैसे यूज करना है, ठीक है। ये स्लाइड किस लिए बना हुआ है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, जो उसका कोर है, जो उसका केंद्रक है, उसका बेसिस है, उसको समझना है हर एक सवाल को लेके। क्लियर है। उसके बाद हम लोग को देखना है कि पीवाईक्यू में उस कोर से सवाल कैसे बना हुआ है, ठीक है। जैसे एस वेव, पी वेव अगर आपको पूछ देता है तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना पहले कि वो तरंग क्या होती है, वो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वो वेवलेंथ क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो आई क्या होता है, वो प्रेशर कैसे डेवलप होता है, तभी आपको समझ में आएगा। तो वो कोर यहां से सीखेंगे लर्निंग में। उसके अलावा फिर क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज पूछ रहा है, कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो किसको छोड़ना है और किसको पकड़ना है, याद रहेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ये टॉपिक पढ़ा हमने, पीवाईक्यू देखा, इससे रिलेटेड टॉपिक में गए और जहां से जितना क्वेश्चन जहां से भी मिले, मुझे किसी भी कोचिंग सेंटर का अच्छा लग रहा है, ये वाला बुकलेट अच्छा है, एमसीक्यू से रिलेटेड मैंने उठा लिया, लेकिन मुझे यहां पे फिल्टर करना आना चाहिए। आई नीड टू बी अ फनल। वो फनल ऐसा, एक चाड़ी ऐसी जो उन चीजों को छान सके जो कि जरूरत की है और जो कि जरूरत की नहीं है। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज सेक्शनल टेस्ट। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का, हर एक फेज में, अगर आप बिगिनर है तो बिगिनर के जैसे, अगर आप अचीवर है तो अचीवर के जैसे, अगर आप लीडर है तो लीडर के जैसे। क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमेशा से जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर देगा, आपका एग्जाम प्रेशर को पूरी तरीके से हटा देगा। क्लियर है, याद रहेगा। एक चीज याद रखना, ये एक बात लिखी हुई है एरर नोटबुक। जहां पे फंस रहे हो, जहां पर भी फंस रहे हो, टेस्ट में फंसो, क्लासरूम पे फंसो, टॉपिक्स पे फंसो, सब्जेक्ट पे फंसो, उसका एक खुद का आपके पास नोटबुक होना चाहिए, जिसमें आप लोग को वो जो ट्रैप्स हैं वो आपको क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि मैं यहां पे फंसता हूं। अगर मैं ओएमआर नहीं भर पाता हूं, हर बारी गलत कर रहा हूं, तो मेरे पास वो भी लिखा होना चाहिए कि मैं ओएमआर जल्दी से नहीं भर पाता हूं, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं ओएमआर में ऑप्शन गलत टिक कर दे रहा हूं, अगर मुझे ए लेना और उसकी जगह मैं बी ले रहा हूं, तो वो भी आपको नोटबुक में अपने एरर को एंट्री करके रखना है कि मैंने ऐसा भी गलती किया है, ठीक है। आपको ये भी गलती मेंशन करके रखनी है उसमें कि अगर मैंने बायो एक्यूमुलेशन को बायो मैग्निफिकेशन से मिक्सअप कर दिया था, या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर दैट इज प्रथम उत्पादक को क्या कर दिया, द्वितीयक उत्पादक के साथ में मिक्सअप कर दिया, है ना, किसी टेस्ट में या फिर किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक के जगह पे, तो वो भी आपके यहां पे मेंशन होना चाहिए। जो गलती कर रहे हो, जब कर रहे हो, वापस आओ, नोटबुक निकालो, एंट्री करो कि मैंने क्या गलती की है। अगर आप अपनी गलती से खुद को रूबरू नहीं कराएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एग्जाम में कैसे गलत होंगे। क्लियर है, याद रहेगा, ठीक है। एरर नोटबुक समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज ये फनल छाटना, अभी बताया ना, चाड़ी, वो चाड़ी ही यूज करना है। 5 लेयर का है, रिवीजन टैक्टिक्स है ये, डिस्टिलिंग नॉलेज, चाड़ी छानी रहा है। कैसे कैसे छांटना है मैं बता देता हूं आप लोग को। शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स किस फॉर्म में होना चाहिए, A4 साइज के 4 टुकड़ों के हिसाब से, मतलब A4 साइज का पेपर है अगर आपके पास, इसके 4 टुकड़े रहे और ये जो सेक्शन है उसमें मेरा एक टॉपिक खत्म होना चाहिए, मतलब खत्म होना चाहिए। उसमें मैं वर्ड को लिख के खत्म करूं, कहानी लिख के खत्म करूं, स्टोरी लिख के खत्म करूं या गाली लिख के खत्म करूं, वो मेरे ऊपर है, लेकिन मुझे याद करना है इस पेज को ही, जिससे मेरा एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। क्लियर है। दूसरा क्या है, फॉर्मूला एंड ग्रामर शीट होना चाहिए आपके पास, क्योंकि सवाल ग्रामर्स एंड फॉर्मूला से डायरेक्ट भी पूछे जा रहे हैं, है ना। कहीं पे पूछा जा रहा है कि जो स्फीयर का जो गोला होता है उसका एरिया बता दो, उसका आयतन बता दो, कुछ भी पूछ रहा है, तो ये एक सीट अगर आपके पास में रेडी रहेगा तो आप लोग क्या जल्दी आंसर नहीं कर पाएंगे उसको बाकियों के कंपैरिजन पे, है ना। तो ये काम आएगा आप लोग के। उसके अलावा पीवाईक्यू का रिवीजन, जो टॉपिक जितना बार पूछा जा रहा है, मान लो कि आपने पांडुवंश को पढ़ा, ठीक है। पांडुवंश में अगर महाशिवगुप्त बालार्जुन को पूछा कब, 2022 में, तो मैंने लिख दिया उसके सामने कि 2022 में तूने पूछा है इसको, ठीक है। अगर 2022 के ही किसी और एग्जाम में पूछा है
फिर से मैं लिखूंगा 2022 में 2, क्यों? क्योंकि दूसरी बार पूछ दिया। फिर देखूंगा 2022 के तीसरे एग्जाम में भी यही पूछ रहा है पांडुवंश से, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा 3। ऐसे ही जब आप पूरा का पूरा एक चार्ट बना के रखते जाएंगे पीवाईक्यू को देखते हुए, तो आपको इतना समझ में आएगा कि कुछ ही टॉपिक्स हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं, कुछ ही टॉपिक्स हैं जिससे सवाल बनेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो न्यू एकेडमी का मेंटरशिप ऑन है, कभी भी फोन कीजिए, गाइडेंस इज ऑलवेज फ्री। हमको चाहिए हमारे बच्चे जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनका सिलेक्शन। क्लियर है? याद रहेगा। अगला क्या है, एरर नोटबुक। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे यूज करना है, किस लिए यूज करना है, अपना खुद का ब्लाइंड स्पॉट को क्या करने के लिए, उसको जो अपना ब्लाइंड स्पॉट है उसको टैकल करने के लिए। क्लियर है? उसको खुद के लिए समझने के लिए। इसके अलावा फुल मॉक का एनालिसिस, क्योंकि टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है एग्जाम का, आपका मॉक टेस्ट। आप कितने बेहतर तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर है? याद रहेगा। डन है। आगे बढ़े। 10वां है, क्या चीजें हम लोग को हाई स्कोरर बना सकती है, द आर्किटेक्चर ऑफ अ हायर स्कोरर। ठीक है? कैसे कैसे? कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है, एग्जाम कंडीशनिंग में अपने आप को क्या करना है, ढालना है। कैसे ढालेंगे? टेस्ट के थ्रू, टॉपिक को पढ़ पढ़ के, डेली का कवरेज दे दे के। ठीक है? ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड लगेंगी आपको। ठीक है? एप्लीकेशन बेस्ड कनेक्शन थ्योरी विथ टीचिंग प्रैक्टिस, क्योंकि आपको बनना क्या है, एक असिस्टेंट टीचर, जिसके लिए आप लोग यहां पे इस वीडियो को देख रहे हैं। क्लियर है? याद रहेगा। सारी चीजें जब एक साथ चलेगी तो आप मुझे बताइए, क्या आपका प्रिपरेशन इस तरीके से नहीं होगा कि आप असिस्टेंट टीचर ना बन पाए? कोई डाउट है इसमें? ये वीडियो में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी परेशानी रहेगी, आप लोग को लगेगा कि आपने कुछ चीजें कवर नहीं की है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा ये हमारा जो न्यू एकेडमी का सिलेक्शन फॉर्मूला है, उसको मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये क्या है। डिकोड, लर्न, प्रैक्टिस, एनालाइज, रिवाइज, मॉक, सेलेक्ट। अल्टीमेटली करना क्या है हमको, सिलेक्शन। कैसे होगा? डिकोडिंग से चालू। कौन कराएगा डिकोडिंग? न्यू एकेडमी के एक्सपर्ट फैकल्टीज। क्लियर है? जो चीजें आपको नहीं आती है उसको बेहतर बनाने के लिए हम न्यू एकेडमी की टीम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। जब भी जरूरत पड़े आप हमको हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमको डायरेक्टली हमारे ऑफिस सेंटर पे आके मिल सकते हैं। तो अगर जीवन में कुछ चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूं, हमारी टीम भी मेहनत करेगी। अल्टीमेटली हमको जो चाहिए वो है आपका सिलेक्शन। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।